बीते कुछ दिनों से जिस बात की आशंका लगाई जा रही थी कि क्या अमेरिका जो है इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से सामने आ सकता है, तो फाइनली ये चीज हो चुका है कि अमेरिका जो है युद्ध में कूद गया है और ईरान के 3 साइट्स को जो है उसने नस्ते नाबूद या पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। तो नमस्कार, मैं प्रखर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे अमेरिका ने जो है ईरान के ऊपर जो है हमला किया और जो कि सबसे खतरनाक माने जाने वाला जो उसके पास हथियार है, जिसको बंकर बस्तर हथियार यानी B2 बॉम्बर जिसको बोला जाता है, उसका प्रयोग किया है, जो कि केवल और केवल अमेरिका के ही पास है। तो आइए इस सेशन में पूरा अच्छे तरीके से समझते हैं कि अमेरिका ने कैसे जो है इस पे जो है अटैक किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, ईरान ने उस पे क्या पलटवार किया है और इसका जो है इफेक्ट है पूरे ग्लोबल लेवल पे क्या होगा। ठीक है, तो क्या ये जो है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो है आपको इशारा दे रहा है, हर एक चीज इस वीडियो में अभी समझने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को लेक्चर के साथ शुरू करते हैं, सेशन शुरू करते हैं। उसमें जो पहले चर्चा में क्यों हुआ आप देख सकते हैं, बीबीसी न्यूज का ये हेडलाइन है, यूएस बॉम्ब ईरान न्यूक्लियर साइट्स एंड तेहरान वांट्स टू एवरलास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब यूएस ने जो है क्या किया है, यूएस ने जो है बॉम्ब किया यानी बमबारी की है और उसके बाद जो तेहरान यानी ईरान ने जो है ये चीज बोला है कि इसका एवरलास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस जो है ये किसको यूएस को झेलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप हिंदू का भी ये देख सकते हैं कि यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान न्यूक्लियर साइट्स बंकर बस्टर यानी जिसको B2 बॉम्बर बोला जाता है, उससे जो है किया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का कही है कि ईरान इसराइल वॉर में क्या हुआ कि यूएस हैज लॉन्च द डेंजरस वॉर मॉन ईरान। मतलब ईरान को वार्निंग दी है कि अभी इस वही समय है शांति स्थापित कर लो, नहीं तो आगे और भी भयानक जो है मंजर देखने को मिल सकता है। उन्होंने ये भी मतलब इनका इशारा इस तरफ है कि जो है अभी तो ये सिर्फ जो है ट्रेलर है, पिक्चर आगे ही देखने को मिल सकता है। ऐसी वार्निंग जो है ट्रंप ने अपने एक्स ट्वीट पे ये करते हुए उन्होंने बताया हुआ है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने एक्स पे जो है एक ट्वीट के माध्यम से ये उनको साझा किया क्या कि वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स। ईरान के जो 3 न्यूक्लियर साइट्स जिसमें फोर्डो था, नुतांज था और उसके साथ इस्फहान, मतलब 3 न्यूक्लियर साइट्स थे और उसमें भी जो प्राइमरी था फोर्डो। ठीक है, प्राइमरी जो था वो फोर्डो था, उस पे जो है अटैक किया गया है और किसके द्वारा, उसके बाद फिर B2 बॉम्बर के द्वारा अटैक हुआ है और उसके बाद उसने अपनी सेना को, अपनी मिलिट्री को कांग्रेचुलेशन बोला है और बधाइयां दी हैं कि हमारे जिसने सक्षम जो है जो मिलिट्री है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं और नहीं है। और उसके बाद फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ये अभी एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी आगे भी हो सकता है। तो शांति स्थापित करने के लिए इन्होंने ये बोला है कि इट इज द टाइम फॉर पीस। मतलब इनका मतलब ये है कि हम शांति स्थापित करने के लिए ये चीजें मुझे करनी पड़ी, ऐसा हमारे ट्रम्प साहब ने बोला है। ठीक है, अब वो जो 3 साइड पे उन्होंने जो बॉम्बिंग की है उस 3 साइड के बारे में हम देख लेते हैं कि पहला जो है पोर्डो एनरिचमेंट प्लांट यानी न्यूक्लियर प्लांट, जो जहाँ पे जो है न्यूक्लियर बनाने का मतलब ऐसा दावा किया जा रहा था कि यहाँ पे पोर्डो में ईरान जो है वो न्यूक्लियर बना रहा था। ठीक है, तो ये नातांज के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्योरिफिकेशन प्लांट है, क्योंकि आपको पता है अगर जो है आपको न्यूक्लियर बनाना तो उसके लिए यूरेनियम कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूरेनियम को प्योरिफिकेशन के लिए यानी उसका शुद्धिकरण करने की सबसे बड़ा प्लांट है ये नातांज के बाद, मतलब नातांज सबसे बड़ा है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये फॉलो अप है। ठीक है, ईरान की एक पहाड़ी में 295 फीट यानी लगभग 90 मीटर गहराई में मौजूद, मतलब जमीन तल से लगभग 90 मीटर की गहराई में जो है ये स्थान आपका मौजूद था। ठीक है, और उसके बाद फिर इसका कंट्रोल परमाणु ऊर्जा संगठन यानी AEIOU, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संगठन के पास था। हवाई हमले में आसानी से तबाह करना नामुमकिन था क्योंकि 90 मीटर की गहराई में था, तो इसलिए हवाई हमले के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम था। बट उस मुश्किल काम को भी अंजाम दिया है किसने, अमेरिका ने अपने B2 बॉम्बर से। और B2 से अमेरिकी GBU-57 यानी बंकर बस्टर बम यानी जिसको B2 बम्बर बोला जाता है। ठीक है, उसके इर्द विमान नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे, क्योंकि जो आपका B2 बॉम्बर है उसकी कैपेसिटी है कि वो 60 मीटर तक जो है अंदर जाके वो चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो B2 बॉम्बर का उपयोग किया गया जो अमेरिका के द्वारा पोर्डो पे। दूसरा जो साइट है, दूसरा साइट कौन सा है, नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर था। ठीक है, तो इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद था। ठीक है, मतलब 9 परमाणु बम यानी 9 एटम बम बनाने जितना जो है यूरेनियम यहाँ पे क्या कह सकते हो प्रमाण मिला इस चीज का। ठीक है, तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद है। मतलब ईरान का मैप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तेहरान है, तेहरान से 250 किलोमीटर दूर जो है ये आपका क्या
नातान साइट जो है मौजूद था। नातान में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं। इसे यूरेनियम 235 का सप्लाई होती है। इसमें भी प्योरिफिकेशन होता है किसका, यूरेनियम 235 का। इसको प्योरीफाई किया जाता है और इसमें सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है यूरेनियम को प्योरिफिकेशन पे काम यहाँ पे किया जाता था। तो इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया है। नेतन्याहू साहब ने ऐसा बोला है कि ये सबसे बड़ा परमाणु खतरा केंद्र है और इसको जो है नष्ट किया जाना ही चाहिए, क्योंकि ईरान के लिए सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो न्यूक्लियर में जो यूरेनियम यूज किया जाता उसको प्योरीफाई करने का सबसे बड़ा केंद्र ये नातांज ही था। ठीक है, तो इसको भी जो है बिदु बॉम्बर के द्वारा या फिर जो आप बता सकते हैं कि अमेठी के द्वारा इस पे हमला किया जा चुका है। और तीसरी साइड जो थी इसमें इस्फहान, जिसका नाम था इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर थी, यानी यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी। मतलब यहाँ पे कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता था। ठीक है, यूरेनियम को प्योरीफाई करने के बाद उसको गैस में चेंज करने का काम कहाँ पे होता था, इस्फहान में होता था। तो न्यूक्लियर फैसिलिटी की शुरुआत साल 1999 में हुई थी। इस्फहान में ईरान का एक सबसे बड़ा एयरबेस, यहाँ पुराने अमेरिकी F-14 फाइटर जेट मौजूद थे यहाँ पर। ठीक है, तो फिर इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री भी थी। इसराइल ने 13 जून को यहाँ एक एयरबेस पर 3 ड्रोन से, मतलब 13 जून यानी 13 जून को इसराइल ने पहले भी यहाँ पे अटैक किया हुआ था, बट इनका मेन टारगेट जो था वो फोर्डो पे था, क्योंकि फोर्डो जो है 90 मीटर की गहराई में अंदर जो बेस बना हुआ था और ऐसा दावा किया जा रहा था कि जो न्यूक्लियर बनाने का काम चल रहा है वो उसी फोर्डो में ही संचालित हो रही है। ठीक है, तो ये तीनों को जो है नस्ते नाबूद किया जा चुका है किसी द्वारा, अमेरिका के द्वारा। ये चीजें एक्स पे जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज जानकारी दी है। अब जो है कितना खतरनाक है GBU-57, मतलब इस चीज को हम समझते हैं कि जिसका प्रयोग अमेरिका ने किया, यानी B-2 बॉम्बर का, यानी जिसको बस्टर बंकर बंकर बस्टर बम बोला जाता है, वो B-2 बॉम्बर जो है कौन सा बम जो था, ये GBU-57 बम, इसकी सहायता से जो है उसने ये अटैक किया हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत हम जानकारी लेते हैं, जिससे क्या है परमाणु हथियारों को अगर अलग कर दिया जाए तो GBU-57 ये बम दुनिया का सबसे खतरनाक जो है बंकर बचकर बम का कहा जाता है इसको। ठीक है, और ये केवल और केवल अमेरिका के ही पास है, केवल और केवल अमेरिका के पास है। अमेरिकी सरकार के अनुसार इन्होंने ये भी बोला है कि ये सबसे खतरनाक भेदक जो है आप कह सकते हो हथियार है। ठीक है, और इतना मजबूत होता है इसकी जो है किसी भी हार्ड सरफेस पे, यानी कि अगर पत्थर पे गिर रहा है या फिर किसी स्टील पे गिर रहा है तो भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ये काम कैसे करता है इस चीज को हम आगे समझ लेते हैं। ये P-2 बॉम्बर जो है ये वर्क कैसे करता है, आप ये देख सकते हो। ये जो होता है ये B-2 बॉम्बर है। ठीक है, ये क्या है, B-2 बॉम्बर है। और B-2 बॉम्बर में जो आप देख सकते हो इसमें जो बम लगे होते हैं उसका नाम है GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेंटिनेटर। ठीक है, यानी MOP इसको बोला जाता है। और इसको कैरी, मतलब इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये अपने साथ जो है 2700 केजी का एक्सप्लोजिव लेके चल सकता है। ठीक है, 2700 किलो, यानी टोटल 2 टन से भी ऊपर एक्सप्लोजिव ले चल सकता है। इसका जो वेट बताया जा रहा है वो 13,600 किलोग्राम है। ठीक है, 13,600 किलोग्राम, एक बार माइंड में सोचिए तो वैसे ही आ जाता है कि 13,600 किलोग्राम। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है इसकी जो लंबाई है 6 फीट यहाँ पे है, और उसके बाद 80 सेंटीमीटर यहाँ पे इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और उसके बाद ये काम कैसे करता है इस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। इस चीज को यहाँ पे समझा जाता है कि पर इसको ये काम कैसे करता है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये काम कैसे करता है इसको यार में देखा जाती है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये B-2 बॉम्बर है। ठीक है, और उसके बाद उसमें जो ये यहाँ पे ये लॉन्च किया है इसको बोलते हैं GBU-57 बॉम्ब। यानी जो आपका ये B-2 बॉम्बर था उसमें जो है यहाँ पे ये बम छोड़ा, जिसका वेट जो 13,600 किलोमीटर बताया जा रहा था। और इसको इस तरीके से डिजाइन किया था कि ये अंडरग्राउंड में जितने टारगेट होते हैं, मतलब जमीन के नीचे जितने टारगेट होते हैं उनको जो है डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, उसके बाद फिर वंस डिप्लॉयड फ्रॉम हाई रेडियो जीपीएस गाइडेंस सिस्टम लॉक इन टू टारगेट। मतलब एक बार जैसे ही इसको जो है लॉन्च कर दिया जाता है तुरंत से इसमें जीपीएस एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जीपीएस एक्टिवेट हो जाएगा, फिर ऑटो टारगेट, मतलब जिस टारगेट पे हमको ये लॉन्च करना था उसका जीपीएस इस पे टारगेट कर दिया जाएगा कि वही इस स्थान पे ही जाके गिरेगा। ठीक है, उसके बाद बम रिलाइज ऑन वेट एंड वेलोसिटी टू पेनिट्रेट हार्ड एंड सरफेस। उसके बाद फिर ये जो बम की स्ट्रक्चर जो है वो इतना हार्ड है, उसका जो आगे वाला ये पोर्शन होता है उसको इतना हार्ड बनाया जाता है। और उसके बाद जिस वेलोसिटी से वो जिस तेज गति से वो नीचे की तरफ आता है वो जो है हेल्प करता है किसी भी हार्ड सरफेस को आसानी से पेनिट्रेट कर देता है, मतलब घेर देता है। ठीक है, उसके बाद फिर स्टील एलॉय आउटर पीसिंग इज डिजाइन टू बाइट स्टैंड इम्पैक्ट एंड फ्रेशर। उसके बाद जो इसका बाहरी आउटर लेयर जो आगे वाला होता है उसको स्टील डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि वो किसी भी जो है यहाँ पे चाहे पत्थर हो चाहे फिर कोई भी हार्ड मटेरियल हो
उसको वो तीरता हुआ जो चीरता हुआ वो आसानी से अपने टारगेट की तरफ पहुंच जाता है। और फिर लास्ट में जैसे ही वो अपने टारगेट पे पहुंचता है उसके बाद उसमें फ्यूज होता है, उसमें जो है आप कह सकते हो विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है, जिससे अंदर की धरती पूरी की पूरी तरीके से हिल जाती है। इसकी जो कैपेसिटी बताई गई है वो 60 मीटर तक की जो इसकी कैपेसिटी है, ठीक है? 60 मीटर तक की कैपेसिटी है इसकी, कि मतलब 60 मीटर तक की गहराई तक जाती है, ये आसानी से किसी भी टारगेट को अटैक कर सकता है। तो इस चीज़ को हमने समझा, देखो B2 बम कैसे जो है वर्क करता है, और इसी का प्रयोग जो है अमेरिका ने इस युद्ध में किया हुआ है, ठीक है? तो अब इसके बाद जो है समझते हैं कि जो ईरान का आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईरान है, उसके बाद फिर यहाँ पे इज़राइल है, और इस रीजन में है, ये मिडिल ईस्ट रीजन है, यहाँ पे अमेरिका के कितने बेस कैंप हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूएस के कंट्रोल में जो है, यानी पिछले 15 साल से जो यूएस के कंट्रोल में है, वो ये रेड वाले जितने ही है, ठीक है? रेड वाले आप जहाँ पे भी देखेंगे, रेड वाले जितने हैं, ये सब जो है आपके अमेरिका के कंट्रोल में अभी पिछले 15 साल से कंटिन्यू है। और उसके बाद जो ऑरेंज वाले दिख रहे हैं, वो सभी मिलिट्री प्रेजेंस है, मतलब, लेकिन उस पे डायरेक्ट अभी कब्जा उसका नहीं है, ठीक है? तो ये हम इस मैप से देख सकते हैं। उसके बाद जो इसका इम्पैक्ट अब पूरे वर्ल्ड पे पड़ने वाला है, वो मेन चीज़ ये है कि आप ये देख रहे होंगे, ठीक है? ये आप देख रहे होंगे, ये चीज़ जो है, ये है कि आपका कौन-सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये, ठीक है? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो क्या होता है, 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल पास थ्रू दिस स्ट्रेट, मतलब पूरे विश्व का जो क्रूड ऑयल है, यानी कच्चा तेल है, वो 20%, पूरे विश्व का 20% वो इसी स्ट्रेट से पास होता है। और ये स्ट्रेट किसके कंट्रोल में है? ईरान के कंट्रोल में है। तो इससे पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमको जो है जितने भी क्रूड ऑयल है, यानी पेट्रोलियम है, और फिर जितने भी ऑयल है, इसकी प्राइस में हमको हाइक देखने को मिल सकता है। ये इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है? उसके बाद फिर जो और चीज़ें अगर इसमें हम देखें, तो फिर यहाँ पे आप देखोगे ये चीज़ें हमने सही से बता दिया आपको। तो अब इसका इम्पैक्ट आगे क्या पड़ने वाला है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने भी जो है ये चीज़ बोल दिया है कि अमेरिका की तरफ से जो ये पहल की गई, जो ये कदम उठाया गया है, ये जो यूएन चार्टर्ड है, ये जितने भी लॉज़ थे, ग्रेव लॉज़ बने हुए थे, उन सबको ये वॉयलेट करता है। इन सबको ये अवहेलना करता है इसकी, और इसकी जो है एवरलास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस जो है अब उसको देखने को मिलेगा। मतलब ये धमकी जो है ईरान की तरफ से यूएसए को दी गई है। और यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, यानी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी ये चीज़ बोला है कि अभी तो ये सब शुरुआत है, अगर पीस यहाँ पे स्थापित नहीं होती है, तो फ्यूचर में इससे ही भयानक अटैक देखने को मिल सकता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ईरान जो है किस तरीके से पलटवार करता है, क्या ईरान के साथ जो है रूस की भी एंट्री होगी या नहीं जो है, लेकिन जो है यहाँ पे इज़राइल का सपोर्ट, इज़राइल की तरफ से पूरी तरीके से अमेरिका जो है सपोर्ट में उसके आ गया है। तो क्या ये इशारा हमको करता है कि क्या हमारे जो विश्व युद्ध जो हम बात कर रहे थे, कि तीसरा विश्व युद्ध जो है क्या शुरू होने वाला है, या फिर ये अब जो है यहाँ पे शांति वाली सहमति होगी? ये चीज़ें देखने लायक होंगी। आगे कुछ दिनों में जो है इस पे क्या रिएक्शन होता है, अमेरिका की तरफ से क्या रिएक्शन होता है जो है ईरान की तरफ से, ये सब चीज़ें आगे जैसे ही कुछ होगी उसको हम अगले वीडियो में आपको जो है अपडेट देते रहेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को आप लाइक कर दें। चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।